गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनपीएस मालाखेड़ा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी वीडियो नंबर 80 यानी कि 80 वीडियो की बात करेंगे। 80 भी वीडियो की 79 वीडियोस बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप। हमारी जो 79 वीडियो थी उसमें मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ कराए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्यतिकरण के ही टॉपिक पर आधारित यंग का द्विच्छेद प्रयोग। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा यंग का द्विच्छिद्र प्रयोग, या छिद्र की जगह आप स्लिट वर्ड भी यूज में ले सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, यंग का द्विच्छिद्र प्रयोग। तो ध्यान दीजिए, यंग का द्विच्छिद्र प्रयोग क्या है बेटा। यंग का जो द्विच्छिद्र प्रयोग है ये भी व्यतिकरण की ही घटना पर आधारित एक प्रयोग है, जिसके अंतर्गत यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को समझाया। और वो कैसे समझाया, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात आती है कि यंग को अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो ध्यान दो, जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था आपने व्यतिकरण के बारे में। तो व्यतिकरण को संभव करने के लिए, व्यतिकरण की घटना कब पॉसिबल है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जो कि आवश्यक होती हैं। तो एक टॉपिक बनता है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त क्या होती है कि बेटा जिन दो तरंगों का आप व्यतिकरण करा रहे हो उनकी आवृत्ति लगभग कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और वो दोनों की दोनों कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में। अब अलग अलग स्रोतों से एक समान आवृत्ति की तरंग तो निकल ही नहीं सकती। जैसे कि मान लीजिए एक कोई प्रकाश स्रोत ये है, एक कोई प्रकाश स्रोत ये है, हाँ, तो इन दोनों से सेम फ्रीक्वेंसी की समान आवृत्ति की कोई तरंग तो निकल ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसके लिए यंग ने क्या किया, इसके लिए यंग ने अपना प्रयोग दिया। और वो प्रयोग क्या है, यंग का द्विच्छिद्र प्रयोग। इस प्रयोग को समझाने के लिए यंग ने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत यूज में लिया, ये S, जो कि S क्या है यहाँ पर, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। और एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के रूप में उन्होंने सोडियम लैंप, को उन्होंने क्या लिया है, यूज में लिया है। तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का मतलब क्या है, ऐसा स्रोत जिससे केवल एक ही रंग का क्या निकले, प्रकाश निकले। ठीक है, तो इस घटना को समझाने के लिए उन्होंने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत को यूज में लिया है। और एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के रूप में उन्होंने क्या लिया है, सोडियम लैंप। इस स्रोत के आगे उन्होंने एक कोई भी गत्ता या कोई भी एक पिलर लगा दिया, उसमें दो बारीक सुराख कर दिए। तो आपको ये दो बारीक सुराख नजर आ रहे होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, छिद्र या स्लिट कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने एक प्रतिबिंब पर्दे को यूज में ले लिया। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ढंग से सुनेंगे, एक बार में ही खोपड़ी में फिट बैठा दूंगा। तो यंग का द्विच्छिद्र जो प्रयोग है, यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग को क्यों किया गया, उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं कि व्यतिकरण की घटना को पॉसिबल करने के लिए प्रोसेस ये होता है कि भाई जिन दो तरंगों का आप व्यतिकरण करा रहे हो उनकी आवृत्ति कैसी होनी चाहिए बेटा, एक समान होनी चाहिए। अब दो स्रोत हैं, अब दो स्रोतों से निकलने वाली प्रकाश की तरंगें तो एक समान तो हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना। तो उन्होंने एक ही स्रोत से निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति को समान किया है और व्यतिकरण की घटना को पॉसिबल किया है। उसके लिए उन्होंने क्या किया है वो मैं अब आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दो, ये ऐसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत उन्होंने लिया, इससे कुछ दूरी पर उन्होंने एक पट्टा, गत्ता, पिलर, कुछ भी आप यूज में ले लीजिए, उसमें दो बहुत बारीक उन्होंने छेद कर लिए। अब यहां से ये प्रकाश चल रहा है और ये प्रकाश गोलीय तरंगा के रूप में चल रहा है। गोलीय तरंगा के रूप में चलने वाला ये प्रकाश जैसे ही इन छिद्रों में से पहुंचता है तो प्रकाश इन छिद्रों में से होकर भी निकलने लगता है। अब इन छिद्रों में से होकर जो प्रकाश निकल रहा है ना, उसकी आवृत्ति लगभग समान मानी जाती है। ठीक है, और लगभग ये समान आवृत्ति का प्रकाश सेम डायरेक्शन में ही गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या
समान दिशा में संचरित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। समान दिशा में संचरित हो रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है इनका व्यतिकरण संभव होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर आगे चलेगा तो इसका क्या होगा बेटा? अध्यारोपण होगा, ठीक है। अध्यारोपण का मतलब ये दोनों तरंगें आपस में एक दूसरे को मिलेंगी, क्रॉस करेंगी, ठीक है। मिलेंगी तो आप देखेंगे व्यतिकरण की घटना पॉसिबल होगी। व्यतिकरण की घटना जो हो रही है उसको देखने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक प्रतिबिंब पर्दा लगा दिया, यानी कि जो भी यहाँ पर घटना हो रही है उसका प्रतिबिंब आपको इस पर्दे पर प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर कहाँ देखें उसको, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर प्रतिबिंब पर्दा लगा दिया और यहाँ पर छोटी सी एक दूरबीन लगा दी जिससे वो इस होने वाले घटनाक्रम को आसानी से देख सकें, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि भाई व्यतिकरण की घटना में जैसा कि मैं आपको दो बता सका हूँ ऑलरेडी, क्या होता है बेटा? एक तो होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण, एक संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होगी, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम होगी। एक तरफ मैक्सिमम है और एक तरफ न्यूनतम है, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे, आगे आप क्या देखेंगे? आगे आप देखोगे कि भाई जहाँ पर तीव्रता अधिकतम हो रही है वहाँ पर हमें यहाँ पर एक डॉट सा दिखाई देता है, यानी कि उसे उन्होंने क्या कहा? फ्रिंज। तो वो फ्रिंज कैसी होगी? चमकीली। और जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम है वो कैसी फ्रिंज होगी बेटा? काली या अदीप्त। और ये फ्रिंज है ऐसे एक दूसरे के एकांतर क्रम में हमें क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं, ठीक है भाई। इस टाइप का क्रम उन्होंने देखा यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग के अंदर। तो ये नॉर्मल सा मैंने आपको यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक इंट्रोडक्शन दिया है। इसमें भी कुछ बातें हैं जो आपको बताने योग्य हैं, उनको मैं बारीकी से आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे कि भाई ये पहला स्लिट S1, ये दूसरा स्लिट S1। अब आप इसको स्लिट बोल लीजिए या छिद्रों में उपस्थित प्रकाश स्रोत, ठीक है। यह प्रतिबिंब पर्दा। अब ये सेंटर पॉइंट है, इसको मैं नाम दे दिया O। एक बात हमेशा याद रखना, यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग में, यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग में जो भी हमारे पास फ्रिंजें प्राप्त हो रही हैं चमकीली और काली, वो फ्रिंजें कितनी चमकीली है कितनी चमकीली नहीं है या काली है, जैसी भी है, काली का मतलब अदीप्त है, ठीक है ना, वो सभी घटना डिपेंड करेगी उन दोनों तरंगों के मध्य, यानी कि स्रोत S1 और स्रोत S2 से निकलने वाली तरंगों के मध्य के पथांतर पर, कि फ्रिंज चमकीली है या काली है, यह डिपेंड किस पर करेगा? इन दोनों प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के पथांतर पर डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा। अगर पथांतर ज़्यादा है या पथांतर उत्पन्न हो रहा है तो बेटा फ्रिंज कैसी होगी? काली होगी या अदीप्त होगी, कम चमकीली होगी कहने का मतलब। और अगर पथांतर बिल्कुल नगण्य है तो फ्रिंज कैसी प्राप्त होगी बेटा? चमकीली होगी। तो ये सेंटर पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्रोत S1 से कोई प्रकाश तरंग चल रही है, स्रोत S2 से कोई प्रकाश तरंग चल रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि स्रोत पॉइंट O के लिए स्रोत S1 से और स्रोत S2 से चलने वाली दोनों तरंगों ने समान दूरी तय की है। तो मान लीजिए अगर ये 14 सेंटीमीटर की दूरी तय कर यहाँ पहुँच रही है तो ये भी 14 सेंटीमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुँच रही है, तो दोनों तरंगें समान दूरी तय करके पॉइंट O पर पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही हैं। तो पथांतर नगण्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेल्टा x बराबर 0। अगर पथांतर नगण्य आ रहा है तो सीधी सी बात है कि बिंदु O सदैव कैसा रहेगा? चमकीला रहेगा। सदैव कैसा रहेगा बेटा? चमकीला रहेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास जो फ्रिंजें होती हैं ये फ्रिंज दो प्रकार की होती हैं बेटा। एक होती है दीप्त, जिसे हम कहते हैं चमकीली, ठीक है ना। दूसरी होती है अदीप्त, जिसे हम कहते हैं काली। दीप्त, चमकीली, अदीप्त, काली। आ रही बात समझ में? हमेशा याद रखना क्रमागत दो दीप्त फ्रिंजों के मध्य, क्रमागत दो दीप्त फ्रिंजों के मध्य एक अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। दो दीप्त के मध्य एक अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। और क्रमागत दो अदीप्त फ्रिंजों के मध्य एक दीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। तो याद रखना, दो दीप्त के मध्य तो एक अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा और एक अदीप्त फ्रिंज
दो दीप्त के मध्य तो एक अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा, और दो अदीप्त के मध्य एक दीप्त फ्रिंज का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। क्लियर। इसके बाद एक बात और आपको याद रखनी, जैसे कि ये दोनों तरंगों के श्रृंग एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर दोनों तरंगों के श्रृंग भाग, श्रृंग और गर्त का मतलब समझते हो ना, श्रृंग और ये गर्त, अगर दोनों तरंगों के श्रृंग भाग जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहां पर आपको दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, और दोनों तरंगों के गर्त वाले भाग जिस पॉइंट पर क्रॉस करेंगे वो फ्रिंज भी कैसी होगी, दीप्त होगी। यानी कि क्रमागत दोनों तरंगों के श्रृंग या क्रमागत दोनों तरंगों के गर्त यदि आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर भी आपको दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। इसके विपरीत एक काली और एक चमकीली फ्रिंज अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यानी कि एक का श्रृंग और एक का गर्त, एक तरंग का श्रृंग और एक का गर्त यदि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो वहां पर आपको कौन सी फ्रिंज प्राप्त होगी बेटा, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। क्लियर। तो देखो ये सिंपल सी बात मैंने आपको यंग के द्विशुद्ध प्रयोग की इंट्रोडक्शन, इसका परिचय दिया है। अब हम उस चीज को कैलकुलेट करेंगे जो इसका मेन उद्देश्य है, क्या कि भाई यंग के द्विशुद्ध प्रयोग में हमें फ्रिंज प्राप्त हो रही है, वो फ्रिंज दीप्त है और अदीप्त है। और मैंने अभी आपको बताया है कि यंग के द्विशुद्ध प्रयोग में कि फ्रिंज दीप्त है या अदीप्त है, ये डिपेंड करेगा बेटा पथांतर पर। ठीक है, जितना ज़्यादा पथांतर होगा फ्रिंज उतनी ही कम चमकीली होगी, और जितना पथांतर का मान कम होगा फ्रिंज उतनी ही अधिक चमकीली होगी। तो जो भी कुछ घटना है वो किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, पथांतर की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो हम उस पथांतर का मान निकालते हैं जो हमें मेन पथांतर की वैल्यू को शो करेगा, जिससे हम दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। हाँ बेटा, तो अब हम पथांतर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कि भाई पथांतर क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखो बेटा, ये मेरे पास स्लिट S1, ये मेरे पास स्लिट S2। ठीक है, अब यहां से प्रकाश निकल रहा है, बस इतना याद रखें आप। और ये हो गया बेटा प्रतिबिंब पर्दा, ये प्रतिबिंब पर्दे का मध्य बिंदु O। ठीक है, पॉइंट O से हम मान लेते हैं बेटा स्मॉल x दूरी पर यहाँ से ये कोई पॉइंट P उपस्थित है, और हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पर फ्रिंज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो S1 से चलने वाली प्रकाश की तरंग ये दूरी तय करके यहाँ पहुँची, और S2 से चलने वाली प्रकाश की तरंग ये दूरी तय करके बिंदु P पर पहुँची। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है ना, ये हो गया बेटा S1P और ये हो गया बेटा S2P। तो स्रोत S1 से जो तरंग चलकर पॉइंट P पर पहुंच रही है उसने इतनी दूरी तय की है, S2 से चलने वाली तरंग जो पॉइंट P पर पहुंची उसने ये दूरी तय की है। कर लेना बेटा। ठीक है, अब बात आती है, आपको अब ये दिखाई दे रहा होगा कि दोनों तरंगों के मध्य पथ का अंतर है क्या नहीं, यानी कि ये जो दूसरी वाली तरंग है इतनी दूरी ज़्यादा तय कर रही है, हमें इसी पथांतर का क्या करना है बेटा, मान ज्ञात करना है। तो अगर अब हम यहाँ से पथांतर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पथांतर क्या निकल कर आएगा, पथांतर हमारे पास निकल कर आएगा, आप देखेंगे ये मैंने यहाँ से लंब डाला, इसको मैंने कह दिया पॉइंट A, कह दिया ना। अब मैं कह सकता हूँ कि भाई S1P, यहाँ पे देख लीजिएगा, S1P इज इक्विवेलेंट ऑफ AP। ठीक है, तो अगर मुझे ये दूरी तो ज्ञात करनी है तो ये दूरी तो ज़्यादा तय कर रही है ये, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगर मैं S2A को निकालूँ यहाँ से तो S2A बराबर में बनेगा बेटा S2P माइनस AP। टोटल S2P में से अगर A पे घटा दूंगा तभी तो ये दूरी निकलेगी, और ये दूरी मेरा क्या है, पथांतर है। तो S2A बराबर में S2P माइनस AP कितने का बराबर आ रही है बेटा, S1P। और यहाँ पर जो S2A है वो पथांतरी तो है आपका डेल्टा x, अर्थात आपको डेल्टा x ज्ञात करना है, और डेल्टा x आपका कितने के बराबर है, S2P माइनस S1P के। ठीक है, अब आप क्या करते हो, माना कि आपने इस पिलर और इस प्रतिबिंब पर्दे के मध्य की दूरी को मान लिया कैपिटल D, स्रोत S1 में S2 के मध्य की दूरी है 2 स्मॉल d, ये हम मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु है, तो इसको मैंने ऐसे मिला दिया, इसको मैंने कह दिया O डैश। तो
ये मध्य बिंदु, तो ये दूरी स्मॉल डी और ये दूरी भी कितनी बन गई बेटा, स्मॉल डी। आई टोटल दूरी 2d है तो बेटा ये आधी आधी हो जाएगी ना, ठीक है। अब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर कंफर्म किया, यहाँ से परपेंडिकुलर कंफर्म किया। अब आप देख सकते हो ये d है तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी d, ये भी d है तो बेटा ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी d। क्लियर? ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को मान लेता हूँ θ1 और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ θ2। मान लिया बेटा? क्लियर। तो हमारे पास पथांतर की वैल्यू आ रही है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में S2P माइनस के S1P, यानी कि हमें S2P माइनस S1P ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अब S2P माइनस S1P को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो S2P का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें S1P का मान निकालना पड़ेगा। मान निकालें हम दोनों के, कैसे निकालेंगे तो ध्यान दो। सबसे पहले आप ट्रायंगल को देखें S1P, इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B। तो आप देखेंगे त्रिभुज S1P A में, S1P A में, देख रहा है आपको? कैसे निकालेंगे ध्यान दो। पाइथागोरस प्रमेय से, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं लेकिन इजी है इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। तो S1P में पाइथागोरस प्रमेय हम लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बेटा ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो बेटा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का आधार, सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो S1P स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा बेटा, S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। क्लियर? अब S1P का स्क्वायर बराबर में S1A कैपिटल D के बराबर दे रखिए, कैपिटल D स्क्वायर प्लस AP। अब देखो बेटा AP ये दूरी ज्ञात करनी है, इसको कैसे ज्ञात करूँगा? अगर मैं AP को ज्ञात करूँगा तो टोटल OP में से मैं AO को घटा दूँ, तो टोटल OP कितनी दे रखी X और AO कितनी दे रखी D, तो ये दूरी X माइनस स्मॉल d बचेगी नहीं बचेगी? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया X माइनस स्मॉल d का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। तो ये मान निकल कर आ गया आपके पास S1P का मान। अब आप निकालोगे बेटा S2P का मान, तो कौन सा ट्रायंगल यूज में लेंगे? S2PB। तो आप यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज S2PB में, वही पाइथागोरस प्रमेय यूज में लेंगे आप, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल जनरेट हो रहा है, कर्ण लंब आधार, है ना। कर्ण S2P का स्क्वायर, आधार S2B का स्क्वायर, लंब PB का स्क्वायर। अब आप देखेंगे S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू में S2B ये दूरी कैपिटल D के बराबर है, कैपिटल D स्क्वायर प्लस PB को क्या मैं OP प्लस OB नहीं लिख सकता क्या? देखो OP प्लस OB, तो OP कितनी दे रखी है बेटा X, OB कितनी दे रखी है D, तो टोटल डिस्टेंस X प्लस स्मॉल d के होल स्क्वायर के बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी ना। समीकरण नंबर 2। देखो बेटा मुझे याद करना था पथ डिफरेंट यानी कि पथांतर, और पथांतर मेरा S2P माइनस S1P के बराबर आ रहा था। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले हम S2P का मान याद करेंगे, फिर S1P का मान याद करेंगे, फिर S2P के मान में से S1P का मान घटा देंगे, पथांतर निकल कर आ जाएगा। तो वही तो कर रहे हैं हम। अब हम क्या करेंगे भाई, S2P माइनस S1P चाहिए, तो S2P के स्क्वायर में से S1P का स्क्वायर घटा देंगे। तो इसके लिए हमें समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, घटा रहे हैं बेटा, घटाइए। LHS में से LHS को घटाओ, S2P माइनस S1P का स्क्वायर बराबर, इधर देखो D स्क्वायर, अब RHS में से RHS को घटा रहा हूँ, तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, है ना। तो D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस X प्लस स्मॉल d का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस X माइनस स्मॉल d का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। S2P स्क्वायर माइनस के S1P स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस X प्लस स्मॉल d का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलो D स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा माइनस X माइनस स्मॉल d का होल स्क्वायर। इधर देखो, इधर आ जाओ, ऊपर कर रहा हूँ मैं हालांकि इसको। तो आप देखोगे बेटा S2P का स्क्वायर माइनस के S1P का स्क्वायर बराबर, ये तो एज इट इज चल ही रहा है,
तो देखो डी स्क्वायर अपनी जगह पर है ही, प्लस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलोगे तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2x स्मॉल डी, ठीक है, माइनस डी स्क्वायर माइनस ये, ठीक है बेटा। अब इसको खोलोगे तो माइनस है बाहर, तो डायरेक्ट में चिन्ह चेंज करके लिख रहा हूँ, तो माइनस के स्मॉल एक्स स्क्वायर माइनस के स्मॉल डी स्क्वायर और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्मॉल डी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर गया, कैपिटल डी स्क्वायर से कैपिटल डी स्क्वायर गया, तो आपके पास प्लस के 2x डी और प्लस के 2x डी बच रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर, 2x डी और 2x डी कितने हो जाएंगे 4x स्मॉल डी, हो गया कि नहीं होगा बेटा, हो गया ना, ठीक। अब कोई बात नहीं, इसको देखिए आपने लोअर स्टैंडर्ड में एक फंक्शन पढ़ा होगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी के बेसिस पर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं s2p प्लस s1p और s2p माइनस s1p बराबर में कितने का चल रहा है 4x स्मॉल डी का चल रहा है ना, ठीक। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब थोड़ी सी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मामूली सा दिमाग हमें लगाना है जिससे हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी। तो देखिए मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट O के अत्यंत निकट या नजदीक उपस्थित है। तो देखो बेटा S1 S2 P O और दोनों मध्य की कैपिटल डी दूरी, यही तो है, यही तो है सिचुएशन। अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये पॉइंट P है, सॉरी O है, ये पॉइंट P और O एक दूसरे के अत्यंत निकट उपस्थित है, तो ये दूरी भी यहाँ आएगी और ये दूरी भी आएगी, तो इन दोनों के मध्य दूरी कितनी दूरी तय करेगी, कैपिटल डी दूरी तो तय करेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिंदु P O के अत्यंत निकट उपस्थित है, तो मैं कह सकता हूँ सर S2P इज इक्विवेलेंट ऑफ S1, लगभग दोनों एक दूसरे के बराबर है। कितनी दूरी तय करके पहुँच रही हैं, कैपिटल डी दूरी तय करके पूछे, तो यहाँ पे मान रखेंगे S2P की जगह पर कैपिटल डी, S1P की जगह पर कैपिटल डी, यहाँ मत रख देना क्योंकि ये तो हमें ज्ञात ही करना है। तो S2P माइनस S1P बराबर में कितना चल रहा है बेटा 4x स्मॉल डी, कैपिटल डी प्लस कैपिटल डी 2 कैपिटल डी, ब्रैकेट स्टार्ट S2P माइनस S1P बराबर में 4xd। मुझे ये तो ज्ञात करना है, 2d का भाग दे दो, तो S2P माइनस S1P बराबर में 4x स्मॉल डी बटे में 2 कैपिटल डी। क्या वैल्यू बच रही है आपके पास, S2P माइनस S1P बराबर में 2x स्मॉल डी बटे में कैपिटल डी। ये पथांतरी तो है जिसको मैंने यहाँ से आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स के बराबर माना है, तो मेरे पास पथांतर कितना निकल कर आ गया डेल्टा एक्स इस टू में 2x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। देख लीजिएगा एक बार इसको, उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। हाँ भाई, अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए हमने केवल पथ डिफरेंट निकाला था इन दोनों तरंगों के मध्य का, और इन दोनों तरंगों के मध्य के पथ डिफरेंट को निकालने के लिए हमने सबसे पहले वही क्या किया है, S1P का मान निकाला, फिर S2P का मान निकाला, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना था S2P माइनस S1P। उसके बाद हमने S2P के मान में से S1P का मान घटाया, तो देखो LHS में से LHS घटाया, RHS में से RHS घटाया। नॉर्मली कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ खास ज़्यादा कोई बड़ा काम भी नहीं है। तो नॉर्मली आपने ये वैल्यू निकाल ली, तो आपके पास पथांतर कितना निकल कर आ गया बेटा, डेल्टा एक्स इज टू में 2x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब इस पथांतर के बेसिस पर हम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण दोनों में
ठीक है ना। हम फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे और पता करेंगे कि कहाँ पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी प्राप्त हो रही है और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी प्राप्त हो रही है। तो आप इसके बार बार से, अगर आप मान लीजिए कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर आपको कोई आ रही है तो आप बार बार से वीडियो को रिवर्स करके आप उस चीज़ को देख लग सकते हैं, क्योंकि मोस्टली मैथमेटिकल वाले बच्चों को तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है नहीं, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है। लेकिन बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, अगर कहीं पे अगर थोड़ी बहुत भी उनको कोई कंसेप्ट में गड़बड़ी आती है तो वीडियो को धीरे धीरे पॉज कर करके वो आसानी से इसको देख सकते हैं। आगे की चर्चा कि भाई समपोषी व्यतिकरण में पथांतर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण में पथांतर क्या होगा, तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, इन सब की जो हम कैलकुलेशन करेंगे, इन सभी की कैलकुलेशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। कौन से लेक्चर में करेंगे बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप इसको वदस्तूर देखते रहें, एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। मुझे पता चल रहा है कि धीरे धीरे जिस हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं आप लोग वीडियो को देख ही नहीं रहे, ठीक है। तो आप ये हमारे साथ नहीं, खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। आप कंटिन्यूटी में देखते चलिए, आज देखो आपकी 80 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले हैं ना तो आप इन वीडियो से बहुत कुछ कर सकते हैं। अब स्कूल तो गवर्नमेंट के हाथ में कब खुल रही है कब नहीं खुल रही है, लेकिन आप इनको देखकर भी अपना काम चला सकते हैं। काम नहीं, बहुत कुछ काम चल सकता है आपका, ठीक है। धन्यवाद।